नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बड़े होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक की बात करते हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हमने बखूबी पढ़ा। मैंने आपको सर्वप्रथम जो पहला वीडियो मैंने आपको दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, और मैं वहां तक लेकर गया था आपको हल्दी घाटी के युद्ध तक। हल्दी घाटी के युद्ध में मैंने आपको बता दिया था कि मैंने सेकंड वीडियो जब दिया था तो मैंने आपको हल्दी घाटी का युद्ध बताया कि किस तरीके से हल्दी घाटी का युद्ध होता है। मैंने आपको उसमें यही बताया था कि किस तरीके से सेनाएं खड़ी हुई थी। पूरा डायग्राम बेस मैंने आपको स्टडी करवाई थी। आपको अगर एक बार सही तरीके से आप डायग्राम को देख लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कोई रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम से सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। मैंने आपको ये बताया था, हर बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, मानसिंह किधर था, मानसिंह की सेना का या मुगल सेना का हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, चंदावल भाग में कौन खड़ा हुआ था, महाराणा प्रताप किस क्षेत्र में खड़े हुए थे, ये सब चीजें हमने विधिवत रूप से पढ़ ली थी। नेक्स्ट अब बात जो बनती है, हमने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा। हमने 18 जून 1576 पढ़ा, जो राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार ही वैलिड है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा भी जाता है तो आप सबसे पहला और सटीक आंसर लगाएंगे 18 जून 1576। 21 जून 1576 के बारे में कई सारी विडंबनाएं मिलती है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा का नाम वहां पर आता है। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि अलबदायूनी ने भी 21 जून 1576 ईस्वी को ये हल्दी घाटी का युद्ध बताया। लेकिन उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आगे इस बात पर गौर करेंगे। अब हम जो वीडियो देखने देने वाले हैं, अब हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमने जो बोर्ड पे चलते हैं, एक बार फिर से मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। तो बात करते हैं इस चीज की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। उड़ान के पिछले वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। देखिएगा, आपने युद्ध पढ़ा था, इस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपने सही तरीके से मेरे साथ पढ़ाई की, अध्ययन किया। अब इस हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस और बनते हैं उसके बारे में देखिएगा। पहला सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के उपनामों के बारे में, कि किस किस व्यक्ति ने इसको क्या क्या उपनाम दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है उपनामों के बारे में। ध्यान रखने वाली बात है, मैं सीधा सा पहली बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी घाटी पड़ता है राजसमंद में और खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य युद्ध होता है। तो पहला युद्ध या पहला उपनाम इसे हम कह सकते हैं, इसे कहा जाता है खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध कहा जाता है, और ये कहने वाला व्यक्ति कौन आएगा? खमनोर का युद्ध कहा है, किसने कहा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इस युद्ध को नाम दिया है खमनोर का युद्ध। दूसरी बात करेंगे, इस युद्ध को कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध, और गोगुंदा का युद्ध कहने वाला जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का नाम आता है, हमने अभी देखा था कि एक व्यक्ति आया था इतिहासकार जिसका नाम है अल बदायूनी। तो अल बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। तीसरी बात करते हैं, एक प्रसिद्ध नाम है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली यूनान में एक मैदान है जिसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने, क्योंकि देखो ये विदेशी है, विदेश में है, तो इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी की युद्ध की तुलना किससे की है? थर्मोपल्ली से। कर्नल जेम्स टोड। यहां तक के तो सबको पता होता है, ये रटा हुआ है हर व्यक्ति को, खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। लेकिन जो अब क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि हम उस डीप तक जाएंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आने वाले एग्जाम में है। देखिए, पहले रीट का एग्जाम होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन सुमेलित करने वाले ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन में कथन और कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उन पर फोकस करते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा मैं नाम इसका और देता हूं, इस युद्ध को कहा जाता है बादशाही बाग का युद्ध। कौन सा युद्ध? बादशाही बाग का युद्ध।
बादशाही बाग का युद्ध। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है और मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। बादशाही बाग का युद्ध कहने वाले दो इतिहासकारों के नाम आता है। एक इतिहासकार आता है आशीर्वाद, क्या नाम है? आशीर्वाद। तो एक तो आशीर्वाद ने इसे क्या कहा है? बादशाही बाग का युद्ध। एक और कहीं कहीं नाम मिल जाता है जिसका नाम है एल श्रीवास्तव। तो एल श्रीवास्तव के अनुसार भी इसको क्या कहा जाता है? बादशाही बाग का युद्ध। वास्तव देखिएगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा किसके द्वारा कहा गया है, आपसे ये पूछा जाएगा कि किस युद्ध को बादशाही बाग का युद्ध कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको देता हूं, इस युद्ध को जिहाद का युद्ध भी कहा गया है। कौन सा युद्ध? जिहाद का युद्ध। देखना मेरे भाई, आपने इन तीनों के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन ये दो ऐसे फैक्ट हैं जब कभी एग्जाम में आ गए ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। हर कोई व्यक्ति इन फैक्ट को नहीं पढ़ता है, जो डीप स्टडी करता है उन्हीं को पता होता है। देखना, जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। तो इस युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद के युद्ध की संज्ञा भी दी गई है। और जिहाद के युद्ध को कहने वाला जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का नाम है आसफ खां। क्या नाम है? आसफ खां। तो इस व्यक्ति, इस युद्ध को किस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? जिहाद का युद्ध। याद रखना है, दो फैक्ट ऐसे हैं जो अभी एग्जाम में नहीं बने हैं लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में बनने की। अगर एग्जामिनर सही तरीके से पेपर सेट करेगा तो ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने रट रखा है जिहाद का युद्ध। जिहाद का युद्ध राणा सांगा के साथ जो खानबा का युद्ध हुआ था उसको भी जिहाद का युद्ध कहा गया है। लेकिन अगर खानबा का युद्ध मैदान में ये ऑप्शन में नहीं आए तो आपको आंसर भी लगाना है, हल्दी घाटी के युद्ध को भी अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद का युद्ध कहा है। किस शख्स ने? आसफ खान ने। देखिए, छठे की बात करता हूं, इस युद्ध को राज संबंध का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहां पर हुआ था? राज संबंध में, तो राज संबंध का युद्ध भी कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि आपने इसमें देखा था कि दो हाथी लड़े थे, राम प्रसाद उधर गजयुक्त और गजराज, हाथियों का युद्ध। इस युद्ध के बारे में और भी बात देखें तो इस युद्ध में इसे बनास का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि किस नदी के किनारे हुआ था? बनास नदी के किनारे हुआ था। और भी अगर मैं बात करूं तो 90 नंबर पर मैं लिख सकता हूं, इस युद्ध को हम रक्त तलाई का युद्ध भी बोलते हैं। क्या है? रक्त तलाई का युद्ध भी बोलते हैं। तो रक्त तलाई का जो युद्ध है इस भी किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को ही कौन सा युद्ध कहा जाता है? रक्त तलाई का युद्ध। अरे एक और मैं ले लूं आपको 10वां नाम, तो इसे मोलेला व लोसिंगगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। मोलेला व लोसिंग का युद्ध भी कहा जाता है। तो मैंने आपके सामने 10 नाम लिखे हैं, कोई सा भी ऑप्शन में देकर आपसे पूछा जा सकता है। रक्त तलाई का युद्ध, मोलेला व लोसिंग का युद्ध। अच्छा, रक्त तलाई से मुझे एक और चीज याद आई, एक है सफेद तलाई। सफेद तलाई, सफेद तलाई कहां पर पड़ती है? सफेद तलाई जो पिछोला झील है, पिछोला झील का एक भाग आता है, तो पिछोला झील के एक भाग को क्या कहा जाता है? सफेद तलाई भी कहा जाता है। तो एक सफेद तलाई है और एक कौन सी तलाई है? रक्त तलाई। तो ये मैंने आपको नाम बताए किस युद्ध के? हल्दी घाटी के युद्ध के। आप अगर चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये युद्धों के नाम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको फिर बता दिया। आप अभी जो क्वेश्चन बन चुका है उस पर फोकस करिए, आने वाला क्या होगा उस पर फोकस भी करना आपको जरूरी है, क्योंकि एक तैयारी करने वाला जो शख्स होता है उसे पता होना चाहिए कि आगे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 2 मोस्ट फैक्ट हैं। अब आगे चलते हैं। तो उपनामों से मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि उपनामों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक व्यक्ति था, इतिहासकार। इस इतिहासकार का नाम आता है अल बदायूनी। क्या नाम है? अल बदायूनी। ये कौन है?
ये इतिहासकार है, मुगल इतिहासकार। कौन सा इतिहासकार? मुगल इतिहासकार। जो क्वेश्चन बनेंगे, ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आने वाले आपने पिछले 2 वीडियो देख लिए होंगे। अल बदायूनी, इस अल बदायूनी भाई साहब के द्वारा एक बुक लिखी गई है, एक किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम आता है मुंतखाब। मुंतखाब, मुंतखाब उल तवरीख या तावरीख। मुंतखाब उल तावरीख। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, इस पुस्तक का नाम याद रखना, मुंतखाब उल तावरीख। किसके द्वारा लिखी गई है? अल बदायूनी के द्वारा। क्वेश्चन मुझे ये पता नहीं कहां पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होती है। उसमें एक ऑप्शन था मुंतखाब उल तावरीख। तो मुंतखाब उल तावरीख से भी किस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? इसके बारे में। ये युद्ध की बात करें तो इसमें, अब इस युद्ध में क्या दिया गया है? इस बुक में क्या है? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। अब हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इस युद्ध में मिलता है, तो यहां से भी इस किताब से जानकारी मिलती है। एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, ये जो अल बदायूनी साहब थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी, कौन सी दाढ़ी? अपनी दाढ़ी। दाढ़ी का मतलब बाल जो आप कहते हो जिसपे सेविंग करते हैं, दाढ़ी को राजपूती खून से रंगा था। किससे रंगा था? राजपूती खून से रंगा था। किसने रंगा था? अल बदायूनी ने राजपूती खून से रंगा था। किसने? अल बदायूनी ने। अकबर को दिखाने के लिए अपनी दाढ़ी पर इसने राजपूती खून लगाया था, ताकि अकबर को दिखा सके कि हमने राजपूतों का कितना खून बहाया है। तो ये कौन है? अल बदायूनी। ये बात आपको याद रखनी है। एक फैक्ट ये क्वेश्चन बन गया। दूसरी बात है, हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल सेना हार रही थी, तो उस समय एक व्यक्ति था जिसने जोर जोर से आवाज लगाई थी कि बादशाह अकबर और अधिक शाही सेना लेकर आ गए, बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ गए। तो उस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, बताइएगा? मेहत्तर खां। वेरी गुड। तो उसका जो नाम आता है मेहत्तर खां। तो एक शख्स का नाम और याद रखना है आपको, मेहत्तर खां। कौन सा खां? मेहत्तर खां। मेहत्तर खां ने बादशाह या अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। अकबर के आने की झूठी अफवाह। कैसी अफवाह? झूठी अफवाह फैलाई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? मेहत्तर खां के द्वारा। और भी आगे बात करें तो आपको ये तो ध्यान रखना है ही सही, इधर से कौन लड़ा था? अच्छा, इस युद्ध में वीर गति किनको प्राप्त हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीर गति तो महाराणा की तरफ से आपको ध्यान रखना है, अखेराज सोनगरा, राम सिंह तंवर ग्वालियर का शासक है। उसके बाद आपको फिर मैं बता दूं, कृष्णदास चुंडावस ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराणा का मुकुट किसके द्वारा धारण किया गया था? तो महाराणा जी का मुकुट जो धारण किया था, उस शख्स का नाम आता है झाला बीदा। झाला बीदा, या इसी को कहा जाता है झाला मान या झाला मन्ना। ध्यान रखना, आपको एक ध्यान रखना, नोट डाल के आप लिख सकते हो। खानवा के युद्ध में, किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में सांगा का मुकुट, सांगा का मुकुट, जो सांगा का मुकुट था, सांगा का मुकुट, सांगा का जो मुकुट था वो धारण किया था झाला अज्झा ने। काठियावाड़ का रहने वाला था झाला अज्झा। उसको बाद में यहीं पर जागीर दे दी गई थी, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी की। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का, किसका? सांगा का मुकुट किसने धारण किया? झाला अज्जा ने। और यहाँ पर हल्दी घाटी के मैदान में झाला बीदा, झाला मान या झाला मन्ना के द्वारा। तो ये फैक्ट किस युद्ध से आते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध से आते हैं। क्या हल्दी घाटी का युद्ध पकड़ में आया?
नहीं आया पकड़ में। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा तो निकल चुका था और किस राजधानी में अपनी राजधानी बना चुका था, वो कुंभलगढ़ में। और कहां पर बैठा हुआ है? कुंभलगढ़ में। तो मैं आपको एक मौका और देता हूं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे जो फैक्ट थे वो हल्दी घाटी के युद्ध से हमने पूछ लिए गए हैं। अब बात आएगी कि अकबर ने नेक्स्ट अभियान के लिए किसे भेजा। तो ध्यान रखना, अब बड़े गौर से देखते रहना बोर्ड पर, क्योंकि उस महाराणा को हरा नहीं पाया, पकड़ नहीं पाई ये राजपूती सेना। किसको? मुगल सेना किसको नहीं पकड़ पाई? ये महाराणा को, प्रताप को। अब अकबर दूसरा अभियान भेजेगा और दूसरा अभियान भेजा शहबाज खां के नेतृत्व में। किसके अभियान? शहबाज खां। तो दूसरा जो मेवाड़ी धरती पर आता है उस व्यक्ति का नाम आता है शहबाज खां। देखना, शहबाज खां ने मेवाड़ की धरती पर 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 3 बार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला सेनापति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम आता है शहबाज खां। देखिए, समय देख लो, 1577 में आया, 78 में आया और 89 में आया। 2 आक्रमण इसके असफल रहते हैं, 1 आक्रमण सफल हो पाया। और 1 आक्रमण सफल होने के बाद शहबाज खां ने एक दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग। इतिहास में पहली बार हुआ था कि इस दुर्ग को जीता गया। बताओ कितनी बार आक्रमण? 3 बार आक्रमण। किस तिथि को उस पर अधिकार किया? तो देखना 3 और 3 के साथ ही क्या लगाओगे? अप्रैल। तो 3 बार आक्रमण किया और 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को अधिकार हो गया। क्या हो गया? अधिकार। किस दुर्ग के ऊपर अधिकार हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर। महाराणा कहाँ थे? महाराणा भी तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही थे हल्दी घाटी युद्ध के बाद, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और ये जंगल है गोगुंदा के जंगल। कहां के जंगल? गोगुंदा के जंगल। और गोगुंदा के जंगलों में चले जाते हैं कौन? महाराणा प्रताप। गोगुंदा के जंगलों में कौन चले गए? महाराणा प्रताप। अब इन गोगुंदा के जंगलों में महाराणा प्रताप ने एक पद्धति अपनाई उनसे सेना से लड़ने के लिए, क्योंकि इनके पास सैनिक बहुत कम बचे थे। इस पद्धति को हम इतिहास में छापा मार, क्या बोलेंगे? छापा मार, या इसी को बोला जाता है गुरिल्ला। क्या बोला जाता है? गुरिल्ला। तो गुरिल्ला पद्धति अपनाते हैं कौन? राणा प्रताप। अपने जो हारे हुए क्षेत्रों थे उन पर अधिकार करने के लिए छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में अच्छा पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बनाने वाला अगर आपसे सही में पूछे तो पूछेगा गुरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। तो राजस्थान में इस छापामार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग मेवाड़ की धरती पर पहले हम्मीर ने किया था। तो हम्मीर यहाँ पर मेवाड़ में इसका जनक माना जाता है। और भी बात करें तो अगर सर्वाधिक प्रयोग की बात आ जाए, सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है, तो सर्वाधिक प्रयोग का नाम आएगा तो उसमें नाम याद रखना आप एमपी का। एमपी का मतलब है महाराणा प्रताप। तो सर्वाधिक छापामार या गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग महाराणा प्रताप ने किया था। अब भारत में याद करें तो इस छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है वीर शिरोमणि, जिसे ने स्वराज की स्थापना करी थी शिवाजी। शिवाजी भी छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए पूना की एक छोटी जागीर पे उसने बहुत बड़ा स्वराज स्थापित किया था। मराठा साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है छत्रपति शिवाजी को। तो शिवाजी ने भी छापामार या गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया था। गोगुंदा के जंगलों में कौन चले गए? महाराणा प्रताप। आपको पता है सेना नहीं है, थोड़ी बहुत सेना है, क्योंकि कुंभलगढ़ राजधानी थी, राजस्व वहां पर था, खजाना वहां पर था। अब खजाना नहीं है तो सेना को पालने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए कुछ दाना पैसा चाहिए। कहां से मिलेगा? भगवान ने राणा का साथ दिया और राणा को एक भामाशाह मिलते हैं और राणा की मुलाकात होती है इस गोगुंदा के जंगलों से ही। अगर हम बात करें
तो यहाँ से एक गांव पड़ता है चूलिया गांव, ध्यान रखना चूलिया जलप्रपात भी आता है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो चूलिया गांव में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और उस व्यक्ति का नाम आता है भामाशाह, नाम ही भामाशाह है। भामाशाह से मुलाकात होती है जो ओसवाल परिवार से थे। किस परिवार से? ओसवाल परिवार से। कहाँ के रहने वाले हैं भामाशाह? भामाशाह पाली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पाली के। अब कई किताबें बोलती हैं कि भाई साहब भामाशाह ने राणा को 2000 सोने की अशरफियां दी। कई किताबें बोलती हैं 20,000 अशरफियां दी, 25 लाख रुपए दिए। ये सब फोकट की बात है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनेंगे नहीं कि 2000 दी या 20,000 दी, नहीं बनेगा। ये पूछा जा सकता है आर्थिक सहायता किसने दी। तो आपको ध्यान रखना है इस भामाशाह के द्वारा राणा को यानी एमपी को क्या दी गई? आर्थिक सहायता। कौन सी सहायता? आर्थिक सहायता। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं 20,000 सोने की अशरफियां। कहीं पर तो 20,000 अशरफी मिलती हैं, सोने की मुद्रा जिसे हम अशरफी के रूप में, और कहीं पर 2,000। तो मैंने आपको दोनों सामने लिख दिए, 2,000 भी याद रखो या 20,000 भी याद रखो, ये ध्यान रखना है। तो अशरफियां दी। अब यहाँ पर सेना राणा के पास पैसा आ गया है। अब राणा क्या करेंगे? एक सेना गठित करेंगे और सेना गठित करके जो क्षेत्र उनके द्वारा हारे थे उन क्षेत्रों पर दोबारा से अभियान चलाएंगे, विजय अभियान। तो अब राणा का जो विजय अभियान होगा वो विजयादशमी के दिन होगा। विजयादशमी का दिन, क्योंकि जिस दिन सत्य की असत्य के ऊपर जीत हुई थी, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? रावण को जलाते हैं, उसी दिन से राणा ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। और विजय अभियान प्रारंभ करते हैं विजयदशमी को। आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विजयदशमी से पहले मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि हम डीप स्टडी करेंगे। डीप स्टडी में देखिएगा, शहबाज खां आकर वापस चला गया, आक्रमण उसने कर दिया। 1580 का समय आया। 1580 में एक व्यक्ति और भेजा गया, नाम था अब्दुल। और अब्दुल को खाने का बड़ा शौक था। कैसा था? खाने का बड़ा शौक था। अब्दुल भी था और अब्दुल के साथ रहीम भी था। और रहीम को खाने का क्या शौक था? बड़ा शौक था। तो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। ये भाई साहब अकबर का बेटा है। अकबर का तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अकबर को जो शरण देने वाला था उनसे उनकी शादी कर ली थी इनसे, इसकी बेगम से, तो उन्हीं का है एक तरीके से। अच्छा, खाने खाना की उपाधि होती है। अब्दुल रहीम इसका नाम है, खाने खाना क्या है? उपाधि। अब ये जो 1580 में आता है, कहां पर आया? मेवाड़ की धरती पर। कहां पर आया? मेवाड़ की धरती पर। और मेवाड़ की धरती में एक जगह पर रुका हुआ था, शेरपुर गांव में। किस गांव में? शेरपुर गांव में। और शेरपुर गांव में जब ये रुका हुआ था तो भाई साहब राणा का बेटा आता है जिसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। इस शेरपुर गांव में इसने खाने खाना के परिवार को, किसको? खाने खाना के परिवार को अमर सिंह ने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। किसने बनाया? अमर सिंह ने। अमर सिंह कौन है? अमर सिंह प्रथम है, ये द्वितीय नहीं है। अमर सिंह प्रथम ने खाने खाना के परिवार को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और पिताजी के पास गए, महाराणा प्रताप के पास, कि पापा मैंने तो जो खाने खाना आया वो उसके परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप के पास जाते ही महाराणा प्रताप अमर सिंह से बड़े नाराज होते हैं। बोले कि तू एक राजपूत है और राजपूत किसी की जड़ और जोरू पर अधिकार नहीं करता। राजपूत जबरदस्ती किसी की जड़ और जोरू पर अधिकार नहीं करता। राजपूत युद्ध भूमि में या तो लड़ते हैं या भी लड़ते लड़ते अपना वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन छल से, कपट से किसी का कोई भी हक उससे नहीं छीनते। तो एक राजपूत होने के नाते आपको जो परिवार आपने बंदी बनाया है उस परिवार को ससम्मान किसे लौटा दो? आप ससम्मान लौटा दो आप अब्दुल रहीम खाने खाना को। अमर सिंह का दिमाग खराब के बाबूजी पागल हो गए हो क्या? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पकड़ा है उनको और आप कह रहे हो वापस लौटा दो। लेकिन राजपूती परंपरा है कि किसी की जड़ और जोरू पर जबरदस्ती अधिकार नहीं करेगा।
बात समझ में आती है अमर सिंह को। अमर सिंह ने अपने पिता की बात को माना और अपने जो परिवार उसके द्वारा कैद किया गया था वो परिवार किसे वापस कर दिया? अब्दुल रहीम खान ने खाना सहसम्मान। अरे जब ऐसा परिवार से सम्मान किसी व्यक्ति को मिलेगा तो उस व्यक्ति के, मान लीजिए मैं ही हुआ और मैं उस अभियान पर गया था, मेरे परिवार को कैद कर लिया और मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया, तो क्या मेरी नीति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। अब्दुल रहीम खान खाना ने राणा प्रताप को पकड़ने की नीति में फेरबदल कर दिया और वापस चला गया। अब जैसे ही वापस जाता है राणा को फिर मौका मिल गया, क्योंकि वो अब राणा जो हारे हुए क्षेत्र थे उसके ऊपर अपना अभियान चलाते हैं और राणा ने यानी एमपी ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। कौन सा अभियान? विजय अभियान। और विजय अभियान प्रारंभ करना, ध्यान रखना, विजय अभियान किस दशमी को? विजयादशमी को प्रारंभ किया। किसको प्रारंभ किया? विजयादशमी को अपना विजय अभियान प्रारंभ किया राणा ने। अच्छा, मुगलों ने राणा को पकड़ने के लिए 4 चौकियां बना रखी थी। कितनी चौकियां? 4 चौकियां, ताकि राणा पकड़ में आ सके। पहली चौकी दिवेर की। कौन सी चौकी? दिवेर। दिवेर पड़ता है राज संबंध में। दूसरी चौकी देसूरी की, और देसूरी पड़ता है पाली में। तीसरी चौकी आती है देवल। देवल पड़ता है डूंगरपुर में। और जो 5वीं चौकी आती है, चौथी चौकी जो है देवारी। ये 4 चौकियां किसे पकड़ने के लिए? राणा को पकड़ने के लिए मुगलों के द्वारा स्थापित कर रखी थी। इन चौकियों का जो मुख्यालय आता है, उस मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है दिवेर। और यहाँ का जो मुख्तियार है या जहाँ का ये मुख्यालय का जो अध्यक्ष है वो अकबर का चाचा आता है, जिसका नाम है सुरेमा सुल्तान। सुरेमा सुल्तान यहाँ पर इस मुख्यालय का अध्यक्ष है, मुख्तियार जिसे बोलते हैं। राणा प्लानिंग कर चुके हैं। विजय अभियान के दिन अपना, विजयदशमी के दिन अपना अभियान प्रारंभ किया और राणा ने यहाँ पर सुरेमा सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया और एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में आप दिवेर का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ। दिवेर का युद्ध हुआ। एक तरफ सुरेमा सुल्तान है और सुरेमा सुल्तान जो चाचा है, और उसके बाद बात करें तो इधर जो आता है, उधर आता है प्रताप। या प्रताप की सेना का जो नेतृत्व कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह, जो प्रताप के बेटा आता है। अमर सिंह ने अपने भाले से बड़ा ही तेज प्रहार किया और तेज प्रहार इतना तगड़ा था कि सुरेमा सुल्तान भाले के साथ इसका भाला इसके शरीर को भेदते हुए, घोड़े को भेदते हुए जमीन में घुस गया, यानी कि स्टेचू बन गया। इस तरीके से सुरेमा सुल्तान उसके ऊपर लटका हुआ है, तो इसका स्टेचू बन जा चुका है। स्टेचू कहां पर बन गया? यहां पर इसका स्टेचू बन गया। तो ये कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध। एक बार फिर देख लेते हैं हम। दिवेर का युद्ध हमने देखा 1582, अक्टूबर 1582 में होता है। सुरेमा सुल्तान, प्रताप या अमर सिंह यहाँ पर होता है। तो ये बात आगे देखेंगे। अब आगे और चलते हैं। चार चौकियों के बारे में आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। अब बात आती है इस दिवेर के युद्ध की, तो इस दिवेर का युद्ध को और देखिएगा। इस दिवेर को युद्ध, कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में होता है। इस दिवेर के युद्ध के बारे में देखो, इसे कर्नल जेम्स टोड ने, देखो यहाँ की सेना को राजपूतों ने भगा भगा के मारा था, और जब ज्यादा भागेंगे तो हम इसे कह सकते हैं मैराथन। तो इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा गया? मेवाड़ का मैराथन। वही कहने वाला व्यक्ति जेम्स टोड। किसने कहा है? जेम्स टोड ने इस युद्ध को कहा है मेवाड़ का मैराथन। इस युद्ध को ही कहा जाता है राणा के गौरव का प्रतीक। राणा के गौरव का प्रतीक। किसके गौरव का प्रतीक? राणा के गौरव का प्रतीक किस युद्ध को कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट आती है। तो वो कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। तो यहां से अधिकार हो गया। अब यहां से 1582 में अधिकार कर लिया और इसे राणा के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। यहां से विजय अभियान प्रारंभ हुआ और 1592 तक सिर्फ चित्तौड़ के या पूरे मेवाड़ के 2 क्षेत्रों को छोड़कर, कितने क्षेत्रों को छोड़कर? 2 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था महाराणा ने। वो 2 क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब 1582 हो गया
अब समय आया, राणा जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा है तो एक अंतिम अभियान आया, अंतिम अभियान। और अंतिम अभियान जो भेजा वो किसने भेजा? अकबर भेज रहा है। तो अंतिम अभियान के रूप में जो व्यक्ति आया उस व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछावा, जगन्नाथ कछावा या कछवा। ये आता है 1584-85 में आया। लेकिन ये अंतिम अभियान भी क्या रहा? असफल रहा, यानी ये भी महाराणा को नहीं पकड़ पाया। अरे पकड़ के ये तो इधर मेवाड़ की धरती से जा ही नहीं पाया। मेवाड़ की धरती से इस जगन्नाथ कछवा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। कहां पर? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। और मांडलगढ़ में मृत्यु हुई और इसी मांडलगढ़ में इस जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ में। तो ये यहीं पर रहेगा। तो अंतिम अभियान ये पूछा जा सकता है, अंतिम अभियान कौन सा था? ये पूछा भी गया एग्जाम में कि अकबर के द्वारा मेवाड़ की धरती पर अंतिम अभियान के रूप में किसे भेजा गया था? तो नाम आएगा जगन्नाथ कछवा। 1584-85 दो डेट मिल जाती। 5 दिसंबर 1585 के इनके बीच में थोड़ी सी झड़प हुई थी, लेकिन बाद में ये चला जाता है और मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये यहीं पर इनकी 32 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी। अब और आगे बात करें तो अब देखिएगा 1585 का समय है, क्योंकि राणा के पास कोई राजधानी नहीं है, राणा भटक रहा है। 1585 में राणा ने एक व्यक्ति आता है लूणा चावंडिया। क्या नाम है? लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया को पराजित कर, लूणा चावंडिया को पराजित कर एक राजधानी बनाई या अधिकार कर लिया चावंड पर। किस पर अधिकार कर लिया? चावंड पर। और चावंड को राणा ने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही है? कितने वर्षों तक रही है? देखो 1585 से लेकर 1615 में एक संधि होती है मुगल मेवाड़ संधि, जो अमर सिंह करेगा। मुगल मेवाड़ संधि के तहत, यानी जब तक ये राजधानी रही थी मेवाड़ की, तो कुल वर्ष आते हैं 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। अब एक बार ऐसे भी उल्टा क्वेश्चन आ गया, कहीं 28 वर्ष दिया और आरपीएससी ने इसको भी सही मान लिया 28 वर्ष। अब ये कैसे माना क्या नहीं माना इस पर मत जाओ, लेकिन अगर आप पे आ जाए क्वेश्चन तो आप आंसर लगाओगे 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। राजस्थान की जो किताब आती है उसमें यही आंसर सही है। 28 वर्ष भी मान लिया आरपीएससी ने। आरपीएससी पता नहीं क्या क्या मान लेती है, पता नहीं है, लेकिन बाद में क्वेश्चन डिलीट भी हुआ होगा, मुझे नहीं कंफर्म पता। तो आप ध्यान रख सकते हैं 30 वर्ष और 28 वर्ष। लेकिन मुझे जितना पता है 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है, जिसके अंतर्गत अमर सिंह को पुनः चित्तौड़ पर या चित्तौड़ राजधानी बनाने का मौका मिलता है। चित्तौड़ पुनः प्राप्त हो जाता है मेवाड़ को। अब यहां तक की बात देखो, 1585 1592 तक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1592 तक मांडलगढ़, कौन सा गढ़? मांडलगढ़। कौन सा गढ़? मांडलगढ़। मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर, दोनों को क्या कर कर? छोड़कर राणा ने शेष मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। शेष मेवाड़ पर अधिकार कब तक कर लिया? 1592 तक। दिवेर के युद्ध से जब ये अभियान स्टार्ट होता है तो सिर्फ 1592 तक दो क्षेत्र छूटे थे मेवाड़ के, मांडलगढ़ और कौन सा? चित्तौड़गढ़। ये दोनों अधिकार में नहीं है। चित्तौड़गढ़ 1615 में आएगा। बाकी सारा जो क्षेत्र मुगलों के द्वारा जीता गया था उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया किसके द्वारा? राणा के द्वारा। आगे और बात करें, आपको पता है 1597 पूरी डेट 19 जनवरी 1597 में किसकी मृत्यु हो जाती है? इसकी मृत्यु होती है महाराणा प्रताप की। कहां पर हुई? चावंड में। चावंड में धनुष की जो प्रत्यंचा आती है, प्रत्यंचा का मतलब जो खींच के हम चलाने वाले होते हैं, जो रस्सी या धागा बंधा होता है, उस धागे को ये ऊपर चढ़ा रहे थे धनुष के ऊपर, टूटा और टूट कर डायरेक्ट आंख में लगा और आंख में इन्फेक्शन हुआ, फिर पूरे शरीर में फैल गया और पूरे शरीर में फैलने के बाद में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को वीर शिरोमणि हमारे बीच नहीं रहे, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब ये जो पूरा इतिहास था वो यहां पर समाप्त होता है। किसका? महाराणा प्रताप का। लेकिन आने वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा,
और भी तगड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो क्वेश्चन अभी HM 2018 का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, और HM 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मुहूर्तमाला नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन था चक्रपाणि मिश्र, या ऐसे भी आ जाता है तो कि चक्रपाणि मिश्र कौन थे। भाई साहब, यहां तक अधिकतर इतिहास पढ़ाने वाले होते हैं ना, बस महाराणा को मार दिया उसके बाद सब चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपको खत्म नहीं करनी है। आप इसके भी आगे जाएंगे, अभी हम महाराणा के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट और बता दूं, महाराणा प्रताप 19 जनवरी को यहाँ पर मृत्यु हो जाती है किसकी, मेवाड़ केसरी के नाम से हम जिसे जानते हैं। अब देखिएगा, अच्छा एक दरबारी कवि जो मैंने अभी बोला है, तो इनके कुछ दरबारी कवि भी थे। दरबारी कवि की बात करें तो पहला कवि का नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम अभी अभी मैं नाम ले रहा था, चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र राणा के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ का नाम आता है मुहूर्तमाला। कौन सा ग्रंथ, मुहूर्तमाला। और मुहूर्तमाला इसकी बात करें तो ये मुहूर्तमाला अभी HM 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है कि मुहूर्तमाला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। इनके द्वारा दो ग्रंथ और भी लिखे गए, एक का नाम है विश्वराज वल्लभ, विश्वराज वल्लभ। एक और लिख देता हूं मैं, राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति। तो देखो भाई, ये तो पूछा जा चुका है, बन सकता है ये या ये, तो पढ़ाई तो करनी है। अच्छा, एक और व्यक्ति आता है माला साधु या माला साठू। इनके द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया है, झूलना। कौन सा है, झूलना। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या कॉलेज लेक्चरर की, इनमें से भी कोई चीज तैयारी कर रहे हैं, तो आपको झूलना विशेषकर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब चांसेस बनते हैं झूलना पूछने की। तो ये कौन है, मेवाड़ शिरोमणि, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। तो अभी यहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप का इतिहास कंप्लीट होता है। आगे फिर हम इसी चैनल पर दोबारा मिलेंगे, और दोबारा हम एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, और वही डीप में अध्ययन करते हुए मैं आपको दोबारा दिखाई दूंगा। अच्छा, एक व्यक्ति का एक कमेंट आ गया है अभी कि अकबर ने उदयपुर पर कब अधिकार किया था। वही 1576, कोई बड़ी बात नहीं है। 1576 दिसंबर 1576 में दोबारा अकबर जब आया था तो उसने उदयपुर पर आक्रमण किया और इसका नाम बदला था मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा था, मोहम्मदाबाद। तो इसको हम ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। मोहम्मदाबाद दिसंबर 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के बाद। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अच्छा लगे तो मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आपका हौसला मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपका हौसले से ही मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित रहूंगा और निरंतर वीडियो बनाता रहूंगा। आप अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बोलिएगा सर कि बढ़िया है। सर नहीं बोलिएगा, भैया बोलिएगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ। प्रयास अच्छा है, करते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद, नमस्ते।